हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम भारत का भौतिक भूगोल पढ़ने वाले हैं और ये हमारी मेंस की 13वीं क्लास। इसके पहले हम 12 क्लास कर चुके थे। ये 70 दिन का कोर्स है। अगर आप 2019 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं या 2021 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए ही ये प्रश्नोत्तर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं संवहनीय तरंग सिद्धांत। संवहनीय तरंग सिद्धांत दिया था आर्थर होम्स ने। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि संवहनीय तरंग सिद्धांत किसने दिया था। तो संवहनीय तरंग सिद्धांत दिया था आर्थर होम्स ने। उन्होंने बताया कि जो महाद्वीपों की गतिशीलता का कारण है वो मैग्मा में उठने वाली संवहनीय तरंगे हैं। मैग्मा के कारण जो संवहनीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसी के कारण महाद्वीप गतिशील होते हैं। इसका कारण क्या है, क्यों ये उठती हैं? तो भूगर्भ में उच्च ताप व दाब होता है, जिसके कारण भूगर्भ के अंदर जो किरणें होती हैं, रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, उनसे किरणें निकलती रहती हैं, जिसको हम संवहनीय तरंगे बोलते हैं। इसमें मैग्मा में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज गति होती है। परिणाम स्वरूप जब धरती के अंदर मैग्मा गति करेगा, संवहनीय तरंगों के कारण मैग्मा गति करेंगे, तो महाद्वीप भी गति करते हैं। भारतीय प्रायद्वीप निरंतर 2 सेंटीमीटर पर वर्ष की दर से प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर गति कर रहा है। क्या हो रहा है? भारतीय प्रायद्वीप निरंतर 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर गति कर रहा है। तो संवहनीय तरंग सिद्धांत किसने दिया? आर्थर होम्स ने दिया। महाद्वीपों की गतिशीलता का कारण मैग्मा में उठने वाली संवहनीय तरंगे हैं। कारण इसका क्या है? भूगर्भ में उच्च ताप व दाब इसका मुख्य कारण है। उच्च ताप व दाब से क्या हो जाता है, जो मैग्मा होता है वो पिघल जाता है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज गति करता है, जिससे संवहनीय तरंगें निकलती हैं, वो भी गति करती हैं और इसके परिणाम स्वरूप महाद्वीप गति करते हैं। भारतीय प्रायद्वीप कैसे 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से उत्तर की ओर खिसक रहा है। अगला है सागरीय नितल प्रसरण को समझाइए। सागरीय नितल क्या होते हैं? जो सागर के जो छिछला भाग होता है उस पे जो जमा होते हैं उनको सागरीय नितल कहते हैं। तो इसका प्रसरण क्या होता है? प्रसरण से मतलब ये फैल रहा है, बढ़ रहा है, प्रसार हो रहा है। तो सिद्धांत है कि सागर की तली का निरंतर प्रसार हो रहा है। सागरीय नितल प्रसरण में क्या लिखेंगे कि जो सागर की तली है उसका लगातार क्या हो रहा है? प्रसार हो रहा है, वो लगातार फैल रहा है। इसका कारण क्या है? तली पर सक्रिय भ्रंश की उपस्थिति। सागर की तली क्यों लगातार फैल रही है? क्योंकि तली पर सक्रिय भ्रंश है। भ्रंश के कारण क्या होता है? चटकते हैं, संपीड़ित होते हैं और भ्रंश की उपस्थिति होती है। भ्रंश के कारण मैग्मा क्या होते हैं? धरातल पर आ जाते हैं। भ्रंश होता है मतलब जो पृथ्वी की अंदर की जो शक्तियां हैं, तनाव हो रहा है पृथ्वी में, तो उसके कारण क्या होता है कि जो मैग्मा बाहर आ जाते हैं। मैग्मा बाहर आ जाते हैं काय के कारण? भ्रंश के कारण। अब ये क्या होते हैं? बाहर आके एक तली में जम जाते हैं, तो जिसके कारण ये नई कृष्ट का निर्माण करते हैं, जिससे सागर तली में वृद्धि हो जाती है। यही सागरीय नितल प्रसरण का प्रभाव है। उपयोगिता क्या है? महासागर परिवर्तन संबंधी जानकारी जुटाने के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसका परिणाम क्या होता है? सागर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो ये इसकी उपयोगिता हो जाएगी कि महासागर परिवर्तन संबंधी जानकारी के लिए, और परिणाम क्या हो जाएगा? इसका सागर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो सागरीय नितल प्रसरण क्या होता है? सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे? सागर नितल प्रसरण सागर की तली का जो निरंतर प्रसार हो रहा है। कारण क्या है कि तली पर सक्रिय भ्रंश उत्पन्न हो जाते हैं। भ्रंश के कारण, भ्रंश मतलब चटकना या एक खिसक जाना। अब भ्रंश के कारण क्या होता है कि मैग्मा जो अंदर चटकन होती है, जिससे मैग्मा धरातल पर आ जाते हैं और ये तली पर आके जमते जाते हैं, जिससे नए क्रस्ट का निर्माण होता है और सागर के तल में वृद्धि होती है। उपयोगिता क्या है? महासागर परिवर्तन संबंधी जानकारी जुटाने में, और परिणाम क्या है? सागर का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पटल विरूपण क्या है? इससे भूपटल पर क्या प्रभाव पड़ता है? फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले ये जिससे मैं अपने नोट्स की जानकारी आप सबको दे देती हूँ। जिससे मैं ये आपको पढ़ा रही हूँ, ये मेरे MPPSC मेंस का पैकेज है। MPPSC मेंस के पैकेज की अगर आप 2019 की बात कर रहे हैं तो 36 बुकलेट मिलेंगी। अगर आप 2021 की बात कर रहे हैं तो आपको 44 बुकलेट मिलेंगी। 36 बुकलेट में आपको 12 बुकलेट जो है वो 3 नंबर की मिलेंगी। बाकी की 24 बुकलेट आपको 6 नंबर और 15 नंबर की मिलेंगी। इसमें भी आपको 2021 में 12 बुकलेट आपको 3 नंबर की मिलेंगी, और बाकी
32 बुकलेट आपको 5 नंबर और 11 नंबर की मिलेंगी। इसके अलावा हम आपको 25 व्हाट्सएप के ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट वाइज ये ग्रुप रहते हैं। वहाँ पे आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाती है। जो सभी नोट्स हैं जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये ज्योग्राफी का नोट्स है। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सअप करके बोलते हैं डेमो दे दीजिए, तो डेमो ये वीडियो ही है। वीडियो में मेरी जितनी भी वीडियो है मेंस के, और उनमें मैं जो जो भी पढ़ा रही हूँ, जितना जहाँ से भी मैं पढ़ाती हूँ, मैं अलग से कुछ नहीं लिखती हूँ। मेरे नोट्स की बुकलेट में से ही PDF बनाकर आपको वीडियो बनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं नोट्स कैसे हैं, हैंड रिटन। पूरे नोट्स जो है वो पूरा हैंड रिटन है, फ्लो चार्ट में है। फ्लो चार्ट डायग्राम का जहाँ पर यूज़ करना है, और टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को कवर करते हुए हैं। तो अगर आप हमारे नोट्स लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको मिल सकती है और हार्ड कॉपी, जो आप लेना चाहें आपको मिल सकती है। हार्ड आपके घर पे आएगी, सॉफ्ट PDF फॉर्म में मिलेगी। 2019 का जो मेंस का पैकेज है उसका चार्ज हार्ड कॉपी का 9,999 है और सॉफ्ट कॉपी का 3,999 है। और 2021 की बात करें तो सॉफ्ट कॉपी का 4,999 है और हार्ड कॉपी का 11,999 है। आप भारत में कहीं भी रहते हो आपके पास ये पहुंच जाएंगे, और बहुत ही शानदार तरीके से तैयार किए गए हैं। आप सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज, यूनिट वाइज ये तैयार किए गए हैं। जैसे कि ज्योग्राफी की आपको 3 बुकलेट मिलती हैं, आपदा और जल प्रबंधन की अलग बुकलेट मिलती है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश भूगोल की अलग मिलती है, भारत विश्व की अलग मिलती है। ये हम आपको भारत विश्व की बुकलेट में से पढ़ा रहे हैं। आप इसकी सिंगल बुकलेट भी लेना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी में आप कोई भी सिंगल नोट सॉफ्ट कॉपी के रूप में आप परचेस कर सकते हैं। पटल विरूपण क्या है और इसके भूपटल पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो ऐसे सभी प्रक्रम व हलचल जो धरातल का पुनर्निर्माण करने आवश्यक होते हैं। क्या बोल रहे हैं? ऐसे सभी प्रक्रम व हलचल जो धरातल का पुनर्निर्माण करने के लिए आवश्यक होते हैं, पटल विरूपण कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, भूपटल के स्थल रूपों का जो परिवर्तन कार्य होता है, भूपटल में जो स्थल रूप है लगातार परिवर्तन हो ही रहे हैं, कोई उठ रहा है, कोई धंस रहा है, कोई धरातल का कोई हिस्सा, तो ये सभी चीज़ें क्या कहलाती है? ये पटल विरूपण के अंतर्गत आती हैं। तो क्या बोलेंगे? ऐसे सभी प्रक्रम व हलचल जो धरातल का पुनर्निर्माण करने के लिए आवश्यक होते हैं। दूसरे शब्दों में, भूपटल के स्थल रूपों के परिवर्तन का कार्य पटल विरूपण कहलाता है। इन आंतरिक शक्तियों से भूपटल का कोई भाग या तो उठ जाता है इस प्रकार से, या कोई भाग झुक जाता है इस प्रकार से। तो इन आंतरिक शक्तियों के कारण क्या होता है? कोई भाग झुक जाता है, कोई भाग उठ जाता है, जिससे उच्च या निम्न स्थल विकसित होते हैं। तो क्या होता है पटल विरूपण? ऐसे सभी प्रक्रम व हलचल जो धरातल का पुनर्निर्माण करने के लिए आवश्यक होते हैं। क्या? ऐसे सभी प्रक्रम व हलचल जो धरातल का पुनर्निर्माण करने के लिए आवश्यक होते हैं। इन आंतरिक शक्तियों से भूपटल का कोई भाग या तो उठ जाता है या झुक जाता है। पटल विरूपण जो गतियां हैं उसके भूपटल पर निम्न प्रभाव होते हैं। सबसे पहला होता है पटल विरूपण के कारण, सबसे पहला क्या होता है? प्रभाव क्या होता है? महाद्वीपीय निर्माणकारी गतियां। महाद्वीपीय जो निर्माणकारी गतियां होती हैं वो गतियां बहुत मंद गति से होती हैं। इनके कारण या तो महाद्वीप उठ जाते हैं या बैठ जाते हैं, मतलब या तो झुक जाते हैं, या इनमें उठाव क्रिया होती है या धसाव क्रिया होती है। बहुत विस्तृत भूभाग पर यह होती है। तो महाद्वीप, सबसे पहला प्रभाव क्या है पटल विरूपण गतियों का? मतलब पटल विरूपण जो लगातार गतियां हो रही हैं उसमें सबसे पहली कौन सी है? महाद्वीपीय निर्माण गति। महाद्वीपीय निर्माण गति जो होती है बहुत ही मंद गति से होती है। इससे या तो महाद्वीपों का उत्थान हो जाता है या अवतलन हो जाता है। बहुत विस्तृत भूभाग पर ये होती हैं। और ये महाद्वीपीय निर्माण गतियों को 2 भागों में बांटा जाता है। एक होता है धसावकारी और एक होता है उठावकारी। धसाव में जो धस जाता है, धसाव में मतलब अपतलन, अपतलन मतलब होता है धसाव में मतलब अपनी सतह से नीचे जाना। निमज्जन या तो होता है अपतलन धसाव में, और यह होता है निमज्जन। अपतलन मतलब क्या होता है? अपनी सतह से नीचे जाना, और निमज्जन मतलब पानी में डूब जाना। उठावकारी में एक होता है उत्थान और एक होता है निर्गमन। इस प्रकार से उत्थान होता है और इस प्रकार से निर्गमन। अब बिल्कुल पूरी की पूरी सतह पे उठ जाना, और निर्गमन अपनी कुछ सतह को ऊपर उठा देना। तो उत्थान और निर्गमन ये उठावकारी में आ जाएगा। कौन कौन सा? उत्थान और निर्गमन उठावकारी में आ जाएगा, और धसावकारी में अपतलन और निमज्जन आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं पर्वत निर्माणकारी गतियाँ। पर्वत निर्माणकारी गतियाँ क्षैतिज रूप से काम करती हैं। अभी हमने पढ़ा महाद्वीपीय निर्माणकारी गतियाँ, दूसरा है पर्वत निर्माणकारी गतियाँ। पर्वत निर्माण गतियाँ क्षैतिज रूप से काम करती हैं। इन गतियों में अंतर्जातीय गति शक्तियाँ सम्मिलित होती हैं।
इनसे क्या होता है, भ्रंशन होता है, चटकन होता है, वलन आदि की क्रियाएं होती हैं। तो पर्वत निर्माणकारी गतियों में क्या होता है, आंतरिक शक्तियों के कारण उत्पन्न होती है, जिसके कारण भ्रंशन और वलन उत्पन्न होता है। और इन शक्तियों में भूगर्भ की चट्टानें मुड़कर ऊपर उठकर या तो पर्वत का निर्माण कर देती हैं, इसलिए इनको पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ कहा जाता है। तो पर्वत निर्माणकारी शक्तियों में क्या लिखेंगे, ये क्षैतिज रूप, पर्वत निर्माणकारी शक्ति सबसे पहले याद रखना, ये क्षैतिज रूप से काम करती हैं। और ये अंदर जो चट्टानों में इसके कारण वलन या संपीड़न उत्पन्न हो जाता है, जिससे पर्वतों का निर्माण होता है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है तनाव और एक होती है संपीड़न शक्तियाँ। तनाव शक्तियाँ क्या होती हैं, किसी भूखंड पर क्षैतिज रूप में दो विपरीत दिशाओं में काम करती हैं। कोई भूखंड है, सपोज करो ये एक भूखंड है, तो ये विपरीत दिशा में काम करती हैं, क्षैतिज रूप से दो विपरीत दिशाओं में काम करती हैं, जिससे चट्टानों में दरारों और भ्रंशों का निर्माण होता है। भ्रंशों के निर्माण के कारण यहाँ पे जो है पर्वतों की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, तनाव शक्तियाँ, तो किसी भूखंड पर क्षैतिज रूप में दो विपरीत दिशाओं में काम करती हैं। तनाव शक्तियाँ हमेशा विपरीत दिशाओं में काम करती हैं, याद रखना। तनाव शक्तियाँ क्षैतिज पर विपरीत दिशाओं में काम करती हैं, जिससे चट्टानों, दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण होता है। किसी भूखंड पर क्षैतिज रूप से दो विपरीत दिशाओं में काम करती हैं। तो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले होती है तनाव शक्तियाँ, तो किसी भूखंड पर क्षैतिज रूप से दो विपरीत दिशाओं में काम करती हैं तनाव क्रिया, जिससे चट्टानों में दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण होता है। दूसरा होती है संपीड़न शक्तियाँ, इनमें किसी भूखंड पर क्षैतिज शक्तियाँ दो विपरीत दिशाओं में आकर मिलती हैं, जिससे चट्टानों में दबाव आ जाता है तथा प्रभावित क्षेत्रों में वलनों का निर्माण होने लगता है। क्षैतिज शक्तियाँ दो विपरीत दिशाओं में आकर दबाव डालती हैं, जिससे क्या होता है, वलनों का निर्माण होता है। तो पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, एक तनाव शक्ति, दूसरी संपीड़न शक्ति। एक बार और इसको बता देती हूँ मैं। पटल विरूपण क्या होता है, तो ऐसे सभी प्रक्रम व हलचल जो धरातल का पुनर्निर्माण करने आवश्यक होते हैं। इन शक्तियों में या तो भूपटल का कोई भाग उठ जाता है या कोई झुक जाता है। और ये आप इसे चित्र बना दीजिएगा। फिर पटल विरूपण गतियों के भूपटल पर दो प्रकार के प्रभाव है, एक तो है महाद्वीपीय निर्माणकारी गतियाँ और एक है पर्वत निर्माणकारी गतियाँ। महाद्वीपीय निर्माणकारी गतियाँ वो तो उनकी गति बहुत मंद होती है, या तो ये महाद्वीपों को उत्थान कर देते हैं या अवतलन कर देते हैं। महाद्वीपीय निर्माणकारी गतियाँ बहुत विस्तृत भूभाग पर होती हैं, दो प्रकार की होती हैं ये, या तो दहसाव क्रिया या उठाव क्रिया। दहसाव में अवतलन और निमज्जन होता है, उठाव में उत्थान और निर्गमन होता है। पर्वत निर्माणकारी गति जो होती है वो क्षैतिज रूप से काम करती है और इसमें भ्रंशन, संवलन, वलन आदि की क्रियाएं होती हैं। इनसे पर्वतों का निर्माण हो जाता है, इसलिए इन्हें पर्वत निर्माणकारी शक्ति कहते हैं। दो प्रकार की होती हैं, तनाव शक्ति और संपीड़न शक्ति। क्षैतिज रूप से दो विपरीत दिशाएं, भूखंड पर कोई क्षैतिज रूप से दो विपरीत दिशाओं में काम करती हैं ये शक्तियाँ। इससे चट्टानों, दरारों तथा भ्रंशों का निर्माण होता है। अगली है संपीड़न शक्ति। इसमें किसी भूखंड पर क्षैतिज शक्तियाँ दो विपरीत दिशाओं में आकर मिल जाती हैं, जिससे दबाव उत्पन्न हो जाता है, इसको संपीड़न शक्तियाँ कहते हैं। अगला क्या है, भूसंतुलन। भूसंतुलन को जो सबसे पहले जो इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, वो भूसंतुलन शब्द का प्रयोग किया था डटन ने। भूसंतुलन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो भूसंतुलन का सबसे पहले प्रयोग किया था डटन ने। इसके अनुसार ऊंचे तथा नीचे भागों के नीचे स्थित पदार्थ का भार हमेशा समान होगा। क्या बोल रहे हैं कि जैसे कि ऊंचे और नीचे, ये कोई नीचे भाग है और ये इसका ऊपर भाग है, लेकिन इनका जो नीचे का जो तल होगा वो समान होगा। भूसंतुलन में ये बता रहे हैं कि सबसे पहले डटन ने इसका प्रयोग किया। उनके अनुसार ऊंचे तथा नीचे भागों के नीचे स्थित पदार्थ का भार समान होगा, मतलब इस पे जो नीचे जो भार होगा, इसका जो वेट होगा वो ऊंचे और नीचे पर्वतों में इसका जो नीचे का होगा वो समान होगा। ऊंचे उठे पदार्थों का घनत्व हमेशा कम होगा। ऊंचे उठे पदार्थों का घनत्व हमेशा कम होगा और नीचे जो पदार्थ होगा, ये नीचे जो भाग होगा उसका घनत्व जो है वो ज़्यादा होगा। ऊंचे उठा जो क्षेत्र है उसका घनत्व कम होगा और नीचे उठा जो क्षेत्र है उसका घनत्व अधिक होगा। ये ऊंचे तथा नीचे भाग एक ही आधार तल पर स्थित होते हैं, जिसे समतल तल भी कहते हैं। ये ऊंचे नीचे भाग क्या होते हैं, ये ऊंचे नीचे भाग एक ही आधार तल पर स्थित होते हैं, जिसे समतल तल कहते हैं। पर्वतों का घनत्व जो होता है वो पठारों से कम होता है, क्योंकि पर्वत क्या होते हैं, ऊंचे होते हैं और पठार जो होते हैं
वो नीचे होते हैं, तो इसलिए पर्वतों का जो घनत्व होता है वो कम होता है। इसी प्रकार अगर मैदान की बात करें तो मैदान का जो घनत्व होगा वो पठारों से ज़्यादा होगा। जो जितना नीचे होगा वो उसका घनत्व उतना ही ज़्यादा होगा। 1925 में जॉली महोदय ने भू संतुलन के संदर्भ में कहा था कि पृथ्वी के अंदर एक रेखा पर क्षतिपूर्ति तल भूगर्भिक हलचलों को सक्रिय हुए रहते हुए नहीं रह सकते। एक ही रेखा पर जो रहते हैं पदार्थ रहते हैं वो सक्रिय होते हुए नहीं रह सकते हैं। जॉली ने बताया कि पृथ्वी के नीचे समान घनत्व वाले क्षेत्र के नीचे 16 किलोमीटर का एक ऐसा मोटाई का एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पदार्थों का घनत्व समान नहीं होता है। पृथ्वी के नीचे 16 किलोमीटर का बाद एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे सभी पदार्थों का घनत्व समान नहीं होता है। इस स्तर को क्षतिपूर्ति कटिबंध भी कहा जाता है। इसके ऊपर समान घनत्व वाले भाग गहराई में डूबे रहते हैं। इसके ऊपर नीचे तो पूरा जो है वो समान घनत्व वाले नहीं रह सकते हैं, ऊपर जो है वो समान घनत्व वाले भाग गहराई में डूबे हुए रहते हैं। अगला है भूसन्नति से आप क्या कहते हैं। देखो पहले मैं एक कुछ चित्र आपको बताती हूँ भूसन्नति का। ये भूसन्नति मतलब क्या होता है कि लगातार मलबा आके जमा हो रहा है। अब जमा हो रहा है, जमा होने के कारण क्या होता है, ये चटकता है, तनाव पड़ता है। तनाव के कारण जब कोई चीज़ पे दोनों तरफ से तनाव पड़ेगा, दोनों तरफ से दबाव पड़ेगा, तो इस प्रकार से एक पहाड़ की या पर्वत की उत्पत्ति हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं क्या होता है भूसन्नति। भूसन्नति लंबे सकरे तथा उथले जलीय भाग होते हैं। जल है और जल में अवसाद लगातार ये बाहर का जल है, ये ऊपर का जल है समुद्र के, और यहाँ पे देखिए ये हमें सब जो अवसाद हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं। तो भूसन्नति लंबे सकरे तथा उथले जलीय भाग हैं जिसमें अवसादों के जमाव के साथ तली में धसाव होता रहता है। अब लगातार इसमें धसाव होगा इसमें जमता जाएगा, तो ये भी क्या होगी, अपनी नीचे की ओर धंसता जाएगा। तो भूसन्नति लंबे सकरे तथा उथले जलीय भाग होते हैं जिसमें अवसादों के जमाव के साथ साथ तली में धसाव होता रहता है। तो भूसन्नति क्या होता है, लंबे सकरे तथा उथले जलीय भाग होते हैं जिसमें अवसादों के जमाव के साथ साथ तली में भी जमाव होता रहता है। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसका आकार समय के साथ बदलता रहता है। भूगर्भिक हलचलों से भी भूसन्नतियों का स्वरूप बदल जाता है। भूसन्नतियाँ लंबे सकरे तथा उथले जलीय भाग होते हैं। इनमें अवसाद जमा होता है, गतिशील होते हैं। ये कई इतिहास में एक साथ नजर आते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, भूसन्नति लंबे सकरे तथा उथले जलीय भाग होते हैं जिसमें अवसादों के जमाव के साथ साथ तली में धसाव होता रहता है। क्या, जिसमें अवसादों के जमाव के साथ साथ तली में धसाव होता रहता है। विशेषताएं, आकार समय के साथ बदलता रहता है। ये कई इतिहास लिए होते हैं। भूगर्भिक हलचलों से भूसन्नति का स्वरूप भी बदल जाता है। लंबे सकरे तथा उथले जलीय भाग होते हैं, अवसाद जमा होता है, गतिशील होते हैं। डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा, लंबे सकरे तथा उथले जलीय भाग होते हैं। अब भूसन्नति की संकल्पना अलग अलग लोगों ने दी। सबसे पहले दी थी हॉल तथा डाना ने क्या दी थी। डाना जब वलित पर्वतों के विकास का अध्ययन कर रहे थे। कौन सा, वलित पर्वतों के। डाना जब वलित पर्वतों के विकास का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि वलित पर्वतों में पाई जाने वाली चट्टानें सागरीय उत्पत्ति की हैं। हॉल तथा डाना का भूसन्नति का सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। तो डाना जब वलित पर्वतों के विकास का अध्ययन कर रहे थे तो उन्होंने पाया क्या कि वलित पर्वतों की उत्पत्ति जो है वो समुद्री वलित पर्वतों की जो चट्टानें हैं वो सागरीय उत्पत्ति की हैं। साथ ही इन चट्टानों का जो जमाव हुआ है वो ऐसे समुद्रों से हुआ है जो लंबे सकरे और नीचे धंसते उथले थे। इस प्रकार के समुद्रों को डाना ने भूसन्नति नाम दिया। ये डाना का हो गया। एक बार ये समझ लो, ये आपको एक चित्र दिख रहा होगा। चित्र में क्या है कि ये अंगारा लैंड है और ये गोंडवाना लैंड है। ये हमारा भारत का मैप है और इसमें अगर हम देखें तो पहले ये इस प्रकार से तैथिस सागर था और नीचे गोंडवाना लैंड थी और ऊपर तैथिस सागर था। बीच में ये तैथिस सागर था, ऊपर अंगारा लैंड थी और नीचे गोंडवाना लैंड था। अंगारा लैंड से भी भाग तैथिस सागर में आया। अंगारा लैंड ये
ये जैसे टेथिस सागर है और ये गोंडवाना लैंड है और ये अंगारा, यहाँ से भी आ रहा है अवसाद, यहाँ से भी आ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि इस पे तनाव पड़ रहा है। तनाव के कारण क्या होगा कि ये पहाड़ की उत्पत्ति बनाएगा, ये हिमालय बना, हिमालय का आकार ले लेगा। टेथिस सागर जो हिमालय बना है वो भूसन्नति के परिणाम स्वरूप ही बना है। तो ये देखो, ये इसको हम टेथिस भूसन्नति बोलते हैं। ये मलबा जमा होता गया टेथिस सागर में दोनों ओर से, अंगारा लैंड से भी और गोंडवाना लैंड से भी। अगला है हॉक की परिकल्पना। हॉक की परिकल्पना, मीसोजोइक युग में 4 भूसन्नतियाँ थीं: रॉकी भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति, परिप्रशांत भूसन्नति और यूराल भूसन्नति। हॉग ने क्या बोला था? रॉकी भूसन्नति, परिप्रशांत भूसन्नति, टेथिस भूसन्नति और यूराल भूसन्नति, इस प्रकार की 4 भूसन्नतियाँ थीं। हॉल तथा डाना की जो परिकल्पना है वो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आपको इस प्रकार से ये कर लेना है। अब हमारा जो हॉल तथा डाना की संकल्पना, उन्होंने वलित पर्वतों की जब उत्पत्ति कर रहे थे तब ये देखा था कि जो वलित पर्वत जिससे बने हैं वो लंबे सकरे नीचे धंसले उस समुद्रों के जमाव थे, है ना। तो ये चित्र बना देना। हॉक की संकल्पना उसने बताया कि मेसोजोइक युग में 4 भूसन्नतियाँ थीं: एक रॉकी भूसन्नति, एक टेथिस भूसन्नति, एक परिप्रशांत भूसन्नति और एक यूराल भूसन्नति। अब ये अगला है कोवर का जो भूसन्नति सिद्धांत है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अलावा आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं करवाया है। व्हाट्सअप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।